Hello students, welcome to our new lecture number 6 based on topic solution. चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस क्या होती है। तो मैं आपके लिए दो टर्म लिख रहा हूं। एक टर्म है ऑस्मोसिस और एक टर्म है डिफ्यूजन। पहले आप इन दोनों टर्म को समझिए। ऑस्मोसिस में क्या होता है, अगर हम किसी कंटेनर में दो कंपार्टमेंट बना लें, एक लोअर कंसंट्रेशन का और एक हायर कंसंट्रेशन का। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज इस बीकर में मैंने ये दो कंपार्टमेंट बना लिए इस तरीके। मैं इधर दिखा रहा हूं लो कंसंट्रेशन और मैं इधर दिखा रहा हूं हाई कंसंट्रेशन। ओके, और यहां पर मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। क्या है ये? SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और जिस तरफ हाई कंसंट्रेशन है वहां पर एक पिस्टन लगा रखा है और यहां पर मैं एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई। हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन की जगह पर आप लो वेपर प्रेशर और लो कंसंट्रेशन की जगह पर आप हाई वेपर प्रेशर भी बोल सकते हो। इस बात को भी बता देता हूं ये कैसे मैं लिख रहा हूं। इसको लिखने का मेरा एक तरीका है। हम सब ने वेपर प्रेशर जब पढ़ा था तो वेपर प्रेशर में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जरा आप देखिए कि अगर आप कंसंट्रेशन लिखते हो, यहां पर मैं साइड में लिख दे रहा हूं, अगर मैं आप कंसंट्रेशन इधर बता देता हूं, तो कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। और अगर ऐसा हुआ तो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन होगा? वेपर प्रेशर। तो इसीलिए मैंने लो कंसंट्रेशन की जगह पर हाई वेपर प्रेशर और हाई कंसंट्रेशन की जगह पर लो वेपर प्रेशर दिया। अब आप देखिए होता क्या है कि ऑस्मोसिस को समझने के लिए अब आप ये एग्जांपल ले। ओके, इसमें एक्सटर्नल प्रेशर और पिस्टन जिधर लगेगा उधर हाई कंसंट्रेशन होना चाहिए, ये जरूरी है। ये आप बल्कि लिख भी लेंगे। ऑलवेज पिस्टन एंड एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड वेयर हायर कंसंट्रेशन इज प्रेजेंट। ओके, अब देखिए होता क्या है, ऑस्मोसिस क्या होता है? सिंपल सा, ऑस्मोसिस में होगा क्या, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट के पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ भागते हैं। सॉल्वेंट के पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं थ्रू एनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यही ऑस्मोसिस। जैसे कि आप सोचो कि अगर मैं ग्रेप को पानी में डाल दूं, अंगूर ग्रेप्स को पानी में डाल दूं, अब ये बात होगी एक्टिविटी वाली, जिससे कि हम किसी 8th क्लास के बच्चे को भी समझा सकते हैं ऑस्मोसिस क्या है। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो स्वेलअप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ग्रेप की जो बाहर की लेयर है वो एक तरीके से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ही काम कर रही है। अब उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल उस ग्रेप के अंदर जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रेप के अंदर का जो फ्लूइड है उसका कंसंट्रेशन हाई है और वाटर का कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो इसका मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स कहां जाएंगे? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। ओके, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और इनवर्ड फ्लो है इसमें, इसलिए इसको बोलते हैं एंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी दो तरह की होती हैं, एक होता है एंड ऑस्मोसिस और एक होता है एक्स ऑस्मोसिस। जब सॉल्वेंट पार्टिकल का इनवर्ड फ्लो होता है तो उसे एंड ऑस्मोसिस कहते हैं या एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं, और जब सॉल्वेंट पार्टिकल का आउटर फ्लो होता है
थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसको एक्सऑस्मोसिस या एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। अब ये एक्सऑस्मोसिस कैसे होगी इसको भी मैं आपको बताता हूं। आप क्या करो, एक NaCl सॉल्यूशन बनाओ और हाईली कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन बनाओ। अब कितना हाईली कंसंट्रेटेड? ग्रेप के अंदर का जो फ्लूइड है उससे हाई कंसंट्रेशन होना चाहिए NaCl के सॉल्यूशन का। बना लीजिए। अब आप क्या करिए, उसी ग्रेप को उस NaCl वाले सॉल्यूशन में डाल दीजिए। तो अब की बार हायर कंसंट्रेशन कहां है? NaCl सॉल्यूशन में। और लोअर कंसंट्रेशन कहां है? ग्रेप के अंदर जो भरा हुआ फ्लूइड है उसमें। तो अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो वही रही, ग्रेप की आउटर लेयर। और अब क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट चालू होगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब इस बार आउटवर्ड फ्लो हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस यानी एक्सऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस वर्ड का मतलब क्या है और ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है, ये आप लिख लीजिए। लिखेंगे द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ solvent molecule, the spontaneous flow of solvent molecule from lower concentration to higher concentration or from high vapor pressure to low vapor pressure through semi-permeable membrane SPM is called osmosis. Okay? अब ये जो हमारा SPM है, ये क्या क्या हो सकता है? SPM देखिए, कोई एनिमल मेम्ब्रेन हो सकता है, कोई वेजिटेबल मेम्ब्रेन हो सकता है, आर्टिफिशियल भी चलेगा, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन, वेजिटेबल मेम्ब्रेन, और सिंथेटिक भी हो सकता है, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी हो सकता है, जैसे कि पर्चमेंट पेपर, सेलोफेन, ये सब। तो इन सबको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, एक तरीके से बायोलॉजिकली बायो में यूज करते हैं, एक झिल्ली बोलते हैं एक तरीके से। तो आउटर लेयर जो होती है, जैसे मैंने आपको ग्रेप का एग्जांपल दिया, टमाटो के एग्जांपल में भी सेम काम करेगा। टमाटो में भी आउटर लेयर होती है ना, उसको भी आप एक तरीके से उसकी वेजिटेबल मेम्ब्रेन, वही बताया मैंने, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगी, वो भी स्वेल अप हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई ऑस्मोसिस क्या होती है, यानी सॉल्वेंट का फ्लो होना चाहिए स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अभी देखिए मैंने इसका कोई यूज नहीं किया क्योंकि इसका कोई यूज ही नहीं है ऑस्मोसिस के लिए। ओके, और ये थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो डिफ्यूजन के बारे में अब जान लेते हैं। तो डिफ्यूजन के लिए कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। डिफ्यूजन का मतलब, फॉर डिफ्यूजन नो नीड ऑफ एसपीएम, नो नीड ऑफ एसपीएम। एक बात तो आप सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये समझ लो, डिफ्यूजन लिक्विड में भी होता है और डिफ्यूजन गैस में भी होता है। अब डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में एक्चुअल में पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि मैं एक ड्रॉप इंक को अगर पानी में डालूं तो इंक का कंसंट्रेशन, जो एक ड्रॉप है इंक, उसका कंसंट्रेशन क्या है, हाई, और उसके पार्टिकल्स जो होंगे वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। और ऐसा करने के लिए मुझे कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और थोड़ी ही देर में पानी का कलर वो इंक वाला कलर जैसा हो जाएगा।
जैसे कि मैं डीओ की बॉटल या परफ्यूम की बॉटल को स्प्रे कर दूं रूम में, तो रूम के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो एयर के पार्टिकल्स हैं तो लोअर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स हैं, और डीओ की बॉटल या परफ्यूम की बॉटल के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो हाईली कंसंट्रेटेड होंगे, तो वो पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। और ऐसा करने के लिए उन्हें किसी भी तरीके की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होगी। तो जब पार्टिकल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता है विदाउट एनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और जब सॉल्वेंट के पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन या फिर हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर थ्रू एसपीएम अगर मूव करते हैं तो उसे कहते हैं हम ऑस्मोसिस। तो अब मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ऑस्मोसिस क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है। ये आपके बोर्ड में लिखने के लिए आ भी सकता है, कोई 2 पॉइंट बताइए ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के लिए डिस्टिंग्विश करना है। ओके, तो ये डिस्टिंग्विश आप अपने आप कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, एसपीएम की जरूरत नहीं होती डिफ्यूजन में। अब बात करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोसिस ये मेंशन कर लीजिएगा ऑस्मोसिस लिखने के बाद। ऑस्मोसिस आर ऑफ 2 टाइप्स, एंड ऑस्मोसिस एंड एक्सऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस का मतलब है इनवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और दूसरे में लिख लीजिएगा एक्सऑस्मोसिस में आउटवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, अभी भी रहेगा है। इसमें आपको एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, एक्टिविटी भी आती है। जैसे आपसे कोई पूछ सकता है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के ही एग्जाम्पल के थ्रू आपसे कोई एक्टिविटी पूछ सकता है। एक एग है, अब एग की बात कर रहा हूं तो मुर्गी के ही एग की बात कर रहा हूं। उस एग को एक छोटी सी बॉटल का नेक जो है बहुत छोटा है, उसमें डालना है। जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। सपोज आप ये देखिए, ये नेक बहुत छोटा है, इसमें आपको एग डालना है और एग क्रैक नहीं होना चाहिए। बिना क्रैक हुए आपको क्या करना है, इस बॉटल के अंदर एग लाना है। कैसे करेंगे, और बाद में एग का साइज भी वैसा ही रहना चाहिए देखने पर जैसा पहले था। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो देखिए उसके लिए आपको वही काम करना पड़ेगा जो मैंने आपको एंड ऑस्मोसिस एक्सऑस्मोसिस में बताया। एग की जो बाहर की लेयर होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है। अब जब आप जैसे जैसे आगे की तरफ हम लोग पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, और लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम बोलते हैं लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को बोल देंगे हम हाइपोटोनिक, और हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को बोल देंगे हाइपरटोनिक। मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, हाई कंसंट्रेशन को हाइपर से आप याद रखना हाई कंसंट्रेशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हो आप, और यहां पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, बात तो वही है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाना। तो एग को मुझे एक छोटी सी बॉटल के नेक के थ्रू अंदर ले जाना है, बॉटल नेक के थ्रू अंदर ले जाना है बॉटल के अंदर। तो वो काम मैं कैसे करूंगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूं, एग के अंदर जो फ्लूइड होगा उसका कंसंट्रेशन की मोलैरिटी चेक कर लूं। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे एग को क्या करना है, श्रिंक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो एक ऐसे सॉल्यूशन में डालूं जिससे सॉल्वेंट के पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ भागे, यानी कि क्या हो, आउटवर्ड फ्लो कराना है। आउटवर्ड फ्लो कराने के लिए क्या होना चाहिए, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो अगर मैं किसी हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन एग के अंदर का फ्लूइड जो है उससे ज्यादा होना चाहिए, अगर एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर मैं एग को डाल दूं तो सबसे पहले क्या होगा, आउटर लेयर जो कैल्शियम कार्बोनेट की है वो हट जाएगी, और क्या होगा, वो घुल जाएगा उसमें, और एग नहीं टूटेगा, क्रैक नहीं होने वाला है, सिर्फ लेयर हटेगी वहां से। और क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ भागेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका एग श्रिंक हो जाएगा। अब जब वो एग श्रिंक हो जाएगा तो वो बॉटल में जा सकता है,
इसको आप घर पे नहीं कर पाओगे क्योंकि कंसंट्रेशन आप मीजर नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन लैब में अच्छे से कर सकते हो जहां पर आप कंसंट्रेशन को मीजर कर सकते हैं। ओके, तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चले गए, एग श्रिंक हो गया। अब एग किस में चला गया? बॉटल में चला जाएगा आसानी से। अब जब एग बॉटल में चला गया तो आपको क्या करना है? अभी आपने एग को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला था, अब आप एग को, वो जो बॉटल है, बॉटल में एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डाल दीजिए। जैसे ही आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा? बाहर का कंसंट्रेशन कम है और जो अभी अंदर का जो भी फ्लूइड बचा होगा उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो वो पार्टिकल्स अंदर की तरफ जाना चालू होंगे। जैसे आप पानी ही डाल दीजिए तो क्या होंगे? पार्टिकल्स अंदर जाना चालू होंगे, तो वो फिर से अपना वही शेप ले लेगा और वैसा ही साइज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये एग्जांपल, किसी को भी ये केमिस्ट्री का जादू सिखा सकते हैं कि वो एग को हमने कैसे उस बॉटल के अंदर डाला। चलिए, ये सारी चीजें तो आपसे प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। आजकल तो बहुत ही आम चीजें सब 9th-10th में भी सिखा देते हैं। आपको नहीं पता है तो मैंने बता दिया। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक का मतलब। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, जो मेन टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर तो क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर फिर से इधर ही आ जाएगी। देखिए, अभी स्टार्टिंग में हम इसका कोई यूज नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है? लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट के पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन या हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर जा रहे हैं। आपको इसी काम को बंद करना है, इस काम को आपको रोकना है। इस काम को रोकने के लिए जितना प्रेशर आप लगाओगे वही एक्सटर्नल प्रेशर, वही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वही मैकेनिकल प्रेशर कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया? जब आप हाई कंसंट्रेशन की तरफ प्रेशर अप्लाई करोगे, एक्सटर्नल प्रेशर, तो क्या होगा? ये सॉल्वेंट के पार्टिकल जो कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, ये रुक जाएंगे। एक बात याद रहे, आपको एक्सटर्नल प्रेशर सिर्फ उतना लगाना है जिससे सॉल्वेंट के पार्टिकल रुक जाए, लोअर कंसंट्रेशन में ही रुक जाए, हायर कंसंट्रेशन की तरफ ना जाए। इसलिए प्रेशर गेज से मेजर करके अपने को बहुत केयरफुली ये सब करना होगा, क्योंकि अगर आपने प्रेशर थोड़ा भी ज्यादा बढ़ाया तो उल्टा काम होने लगेगा और उसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अभी खैर सिर्फ आप ऑस्मोटिक प्रेशर समझो, रिवर्स ऑस्मोसिस में इसके बाद आएंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? तो लिख लेंगे द मैकेनिकल प्रेशर, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और द एक्सटर्नल प्रेशर। which is required to just stop osmosis. The mechanical pressure or the external pressure or the hydrostatic pressure which is required to just stop osmosis is called osmotic pressure. पाई, एक तो फॉर्मूला आपने पढ़ा था, पाई इज इक्वल टू एच रो जी। प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ाना होगा, एच रो जी। तो यहां पर क्या आने वाला है? तो हाइट ऑफ द कॉलम की वजह से है। यहां पर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration. Osmotic pressure is directly proportional to concentration and osmotic pressure is directly proportional to temperature. इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू टी। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ओपन करेंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन कांस्टेंट। तो S इंटू C इंटू टी। तो आप बोल सकते हो पाई इज इक्वल टू CST। ये किसके लिए वैलिड है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। फिर से मैं बता दूं, valid for non-electrolyte
और पाई इज इक्वल टू आई सी एस टी। आपको हर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में जाकर आई लगा लेना है। तो आई सी एस टी ये किसके लिए वैलिड है? तो ये सभी के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल। अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वन ऑफ फैक्टर से, और अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो पाई इज इक्वल टू आई सी एस टी। एस को क्या बोलेंगे? यहां मैं सारे वेरिएबल्स लिख दे रहा हूं। सी का मतलब है कंसंट्रेशन, टी का मतलब है टेम्परेचर, एस का मतलब है सॉल्यूशन कांस्टेंट, और जी हाँ ये वही आर वाला ही यूज करना है। अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं है तो एस और आर सेम है, 0.0821, 8.314, 1.98। ओके, 0.0821 क्या होता है? लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। 8.314 जूल पर मोल केल्विन। 1.98 जिसे 2 भी बोलते हैं, कैलोरी पर मोल केल्विन। तो आप यही वैल्यू रख देना। तो ये हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी वो एक्सटर्नल प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस को जस्ट स्टॉप करे। ये पॉइंट पे ध्यान देना, जस्ट स्टॉप, उससे ज्यादा प्रेशर नहीं चाहिए। उससे ज्यादा प्रेशर दोगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। अब जानते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, अब इसको जान लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर नोट करेंगे और इसके आगे 2-3 टाइप और लिख लेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इनके बारे में और टोनिक सॉल्यूशन। अब ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब दो ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, उसे बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। Two solutions whose osmotic pressure is same. That means pi1 is equal to pi2. अगर दो सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए, पाई की वैल्यू क्या होती है? तो ये था आई सी एस टी। ओके, आई सी एस टी। तो देखिए I1 चेंज होगा बिल्कुल, C1 भी अलग हो सकता है, T1 भी अलग हो सकता है, S सेम होगा, सॉल्यूशन कांस्टेंट। और यहां पर भी I2 C2 S T2। तो ये हो गया। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको, I1 C1 S T1। तो S S तो कैंसिल हो गया, तो यहां क्या आ गया? I1 C1 T1 इज इक्वल टू I2 C2 T2। अब यहां आपसे कोई कह सकता है फॉर सेम टेम्परेचर, तो वो लगा लेते हैं कंडीशन, फॉर सेम टेम्परेचर यानी कि T1 बराबर T2 हो गया, तो I1 C1 इज इक्वल टू I2 C2। आईसी चेक कर लेना है, और ये आईसी बड़े कमाल की चीज है। आई यानी कि वांट ऑफ फैक्टर और सी यानी कि कंसंट्रेशन। आपसे कई सारे सवाल ऐसे पूछे जाएंगे कि किसका कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का रिजल्ट ज्यादा है। तो आप देख लो, ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ही है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और आपको एक बात और बताई थी मैंने कि हर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे से इंटर रिलेट करती है। तो अगर आप एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का रिजल्ट जानते हैं तो आप दूसरी भी कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी मदद से। इसका मतलब कि IC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आप नोट करके लिख लेंगे, I into C is directly proportional to all colligative property. All colligative property. All colligative property का मतलब मैं आपको फिर से बता दूं, I into C is directly proportional to RLVP, relative lowering vapor pressure. I into C is directly proportional to delta TB is directly proportional to delta TF. Okay,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ये तो हो गई 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके साथ साथ I इंटू सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसके साथ साथ I इंटू सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट। इनसे आपके कई सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। आपको अगर पूछा जाए इनमें से 4 ऑप्शंस में से किसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिजल्ट सबसे ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, या वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा या कम होगा, तो आप आई और सी सिर्फ चेक करना और कुछ नहीं चेक करना। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको सी भी सेम दे देगा, यानी कि आपको सिर्फ आई चेक करना है कि नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल। अब आई चेक करने के लिए तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होना चाहिए। अगर देगा तो न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर लेना, और अगर नहीं देगा तो मान लेना कि अल्फा 100% है, यानी कि फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे आ जाना, कितने पार्टिकल्स में ज्यादा से ज्यादा टूट सकता है। तो आईसी से ऐसे चेक कर लेना। ओके, तो I1C1 इज इक्वल टू I2C2। चलिए यहां तक तो हो गया। ये हो गया हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। तो जरा 2 टर्म है वो भी लिख लेंगे, बस एक एक लाइन लिखनी है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज हायर, द सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज हायर, उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक। और एक टर्म और लिख लेंगे हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज लोअर। लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, एक बात और, पाई इज इक्वल टू हमने लिखा था ICST। ओके, इस फॉर्मूले में आप एक यहां पर नोट बना के जरूर लिख लेंगे, या तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर है, इतना नोट करने के बाद यहां से नोट कर लीजिएगा, अलग से एक पॉइंट है ना, ये नोट बना के एक पॉइंट आप लिख लेंगे। पाई इज इक्वल टू ICST। आप सोचो कि कंटेनर में कई डिफरेंट टाइप के अगर पार्टिकल्स होंगे, तब आप उसका कंसंट्रेशन का क्या करोगे? तो आप ऐसे में क्या करोगे, उन सभी के कंसंट्रेशन को एड अप कर दोगे, तो वो बन जाएगा नेट कंसंट्रेशन। तो यहां पर एक कंडीशन लिखेंगे, इन आइडियल सॉल्यूशन, इन आइडियल सॉल्यूशन solute particles can be assumed to be moving, can be assumed to be moving randomly भी तो मूव कर सकते हैं, assumed to be moving randomly without interaction, without interaction। तो आप ऐसे में क्या करोगे, तो C को बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ऑल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो C हमारा बन जाएगा ऐसे में कंसंट्रेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। और C1 C2 C3 में सिर्फ चेंज क्या हो रहा होगा, मोल। इसका मतलब C इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन अपॉन V टोटल। तो ये हमारा नेट कंसंट्रेशन आ जाएगा, यानी अब ये C ही बन गया हमारा C नेट। तब आप उसको यूज कर लेना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल में कहीं आपको फंसाया जा सकता है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। ओके, अब बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की, जिसके लिए मैंने ये डायग्राम को अभी तक इरेज नहीं किया। तो अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, आरओ इसी पर बेस्ड है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या करेंगे, तो देखिए आपने इस कंटेनर को 2 अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, एक लोअर कंसंट्रेशन जिसे हाई वेपर प्रेशर, और एक हायर कंसंट्रेशन जो कि लो वेपर प्रेशर बता रहे हो।
और यहां पर इनको सेपरेट आउट कर रखा है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि मैंने बता दिया आपको नेचुरल भी हो सकती है और सिंथेटिक भी हो सकती है। अब यहां पर क्या होगा, बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के, पहले जो स्पॉन्टेनियसली मैंने वर्ड यूज किया था ऑस्मोसिस में, तो स्पॉन्टेनियसली क्या हो रहा होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे होंगे, जिसे हम क्या बोल रहे थे, ऑस्मोसिस। अपने को एक्सटर्नल प्रेशर लगाना है, किस तरफ लगाना है, जिधर हाई कंसंट्रेशन है। कितना लगाना है, सिर्फ उतना लगाना है जिससे ये ऑस्मोसिस बंद हो जाए, और हम प्रेशर गेज से रीडिंग नोट कर लेंगे, और उसी प्रेशर को हम उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए उसका क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बात आती है रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। सपोज अगर हमने एक्सटर्नल प्रेशर उससे भी ज्यादा लगा दिया, किससे ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा। अगर हमने एक्सटर्नल प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दिया, तो अब क्या होने वाला है, अब जिस तरफ हायर कंसंट्रेशन है उधर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चला आएगा, और इसी को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये आप डेफिनेशन में भी लिख लेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस लिखेंगे, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम when the external pressure will be greater than osmotic pressure. When the external pressure will be greater than osmotic pressure. This is called reverse osmosis. Okay? इसका एग्जाम्पल तो डीसैलिनेशन जो किया जाता है सी वाटर का, ये किसके थ्रू करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। हमारे घरों में भी जो आरओ लगा है उसका काम क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस का काम करता है। ओके, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को क्या करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ले जाता है। खैर आरओ मशीन में तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ आरओ एक कंपार्टमेंट है जो कि अपना वर्क परफॉर्म करता है इस बेसिस पे। तो रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आ गया होगा आपको, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाना है, किसको जाना है, सॉल्वेंट पार्टिकल को, और ऐसा तभी हो रहा है जब हम एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा रहे हैं। नोट करके ये स्टेटमेंट जरूर लिख लेंगे कि एक्सटर्नल प्रेशर हम उस तरफ लगाएंगे जिस तरफ हाई कंसंट्रेशन होता है। एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑलवेज अप्लाइड वेयर हाई कंसंट्रेशन कंपार्टमेंट इज प्रेजेंट। टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। एक्चुअली में सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड में अपने को पढ़ना क्या है, किसी गैस को अगर हम किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो आपस में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके क्या बनाता है, सॉल्यूशन। यानी अगर ये सॉल्यूशन बना लिया, इसका मतलब है गैस इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गई, और ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कह रहे हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन किया है हेनरी लॉ। तो अपना मेन टॉपिक है आज का हेनरी लॉ, हमें हेनरी लॉ चलिए लिखते हैं। तो आप भी हेनरी लॉ हेडिंग डाल देंगे, हेनरीज लॉ। सो व्हाट इज हेनरीज लॉ? हेनरी ने बताया कि किसी गैस को किसी लिक्विड सॉल्वेंट में अगर हम डिसॉल्व कराते हैं तो आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस गैस की सॉल्युबिलिटी इन अ लिक्विड पे डिपेंड करेगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिपेंड अपॉन व्हिच फैक्टर, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय हेनरी। तो चलिए देखते हैं। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग किसी गैस को अगर हम किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराते हैं तो वो किन चीजों पर डिपेंड करेगा, तो वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एक तो है प्रेशर और दूसरा है टेम्परेचर। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया भी था कि अगर यहाँ पर गैस की जगह सॉलिड होता है तो प्रेशर का इफेक्ट
कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड पे प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड इज इनकंप्रेसिबल, बट गैस में इफेक्ट ऑफ प्रेशर जरूर इंक्लूड होगा, और इसे हेनरी ने एक्सप्लेन किया है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो अपने साथ लिख लेंगे लॉ क्या है। According to this law, at constant temperature, the solubility of a gas in a liquid solvent, the solubility of a gas in a liquid solvent is directly proportional to pressure, is directly proportional to pressure applied. So solubility of a gas is directly proportional to pressure applied, or the mass of gas to be dissolved is directly proportional to pressure. Is directly proportional to pressure. तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो solubility of a gas in a liquid solvent is directly proportional to pressure, or the mass of gas to be dissolved is directly proportional to pressure. यानी यहाँ से हमें फॉर्मूले क्या मिलते हैं, F is directly proportional to P, ये एक फॉर्मेट मिल गया, and M mass of gas to be dissolved is directly proportional to P, means pressure. Mass of gas is directly proportional to pressure. So S is directly proportional to P and M is directly proportional to P. यहाँ पर जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम ओपन करेंगे तो S is equal to आ जाएगा KH into P. जी हाँ, इसी KH को हम क्या कह रहे हैं, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। इसी तरीके से यहाँ पर भी N is equal to क्या हो जाएगा, KH into P, M is equal to KH into P. तो mass of gas to be dissolved is directly proportional to pressure applied. एक और तरीका है हेनरी लॉ एक्सप्लेन करने का, और वो क्या तरीका है कि अगर हमने यहाँ पर अभी क्या कर रखा है, कांस्टेंट टेम्परेचर कर रखा है, और इसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही मैं बात करूं तो एक तरीका हमारे पास है कि प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का रिलेशन क्या है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। तो एक स्टेटमेंट आप और लिख लेंगे, pressure of a gas in vapor phase is directly proportional to mole fraction of gas, और मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए x गैस, तो इसका मतलब P is directly proportional to x मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। प्रेशर, इसी गैस का प्रेशर वेपर फेज में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यानी कि आप जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाते जाओगे गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। ये भी बात यही बोल रहा है कि solubility of a gas is directly proportional to pressure, ये भी वही बात को बोल रहा है कि mass of a gas to be dissolved is directly proportional to pressure। ये सारी चीजें एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सप्लेन की जा रही है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये सारी चीजें, सबसे पहले तो आप ये सारी चीजें नोट कर लेंगे जल्दी से। तो हम टोटल 4 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं हेनरी लॉ, और वो फॉर्मूले हमारे पास 4 तरीके के कौन कौन से, चलिए देखिए।
फॉर्मूला तो अपने पास आ गया, P is directly proportional to X of gas। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला हो गया N is directly proportional to P। तीसरा फॉर्मूला हो गया S is directly proportional to P। ये सब तो at constant pressure की बात है, at constant temperature, at constant temperature pressure is directly proportional to mole fraction of gas, mass of gas, solubility of gas। और टेम्परेचर के गैस क्या रिलेशन होगा, तो टेम्परेचर के लिए क्या करना पड़ेगा, solubility of a gas is inversely proportional to temperature, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए कि ये सब एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये तीनों लाई कर रहे हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर का प्रेशर का रिलेशन होगा, और इस वाले के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर, यहां पर जब हम बात कर रहे होंगे तो एट कांस्टेंट प्रेशर। वो फॉर्मूला कहां से आया उसको भी मैं बता देता हूं। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो P इक्वल टू आ जाएगा KH इनटू X ऑफ गैस, यहां पर आ जाएगा N इज इक्वल टू KH इनटू P, यहां पर फॉर्मूला आ जाएगा S इज इक्वल टू KH इनटू P, और यहां पर फॉर्मूला आ जाएगा S इज इक्वल टू KH इनटू 1 अपॉन P। ओके, तो KH तो हमारा कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S था। इसका मतलब P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू X1 अपॉन X2। इस तरीके से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है कि दो गैसेस को कंपेयर करके और एक ही टेम्परेचर पे रखना होगा, तब फिर पूछा जा सकता है गैस की सॉल्युबिलिटी इन एन लिक्विड। ओके, यहां पर भी देखिए M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, ये रेशियो आ रखा है। यहां पर भी देखेंगे S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, ये फॉर्मेट आ जाएगा। और यहां पर देखेंगे S1 T1, क्योंकि HT इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, मैं आपके लिए लिख भी देता हूं, S इनटू T इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2, ये फॉर्मूला। ओके, चलिए देखते हैं। अब जैसे कि मैंने लिखा P is equal to KH into X of gas, P is equal to KH into X of gas। तो अगर यहां पर मैं KH को डिफाइन करूं तो KH क्या है, KH is equal to P upon X of gas। अगर मैं आपसे बोलूं इसी में कि अगर प्रेशर को क्या ले लिया जाए कांस्टेंट, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट ले लिया जाए, अभी हम टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहे थे लेकिन थोड़ा सा चेंज करते हैं कि अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट ले लूं तो देखिए प्रेशर कांस्टेंट अगर होगा तो KH कैसा है, KH इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये आप नोट करके लिख भी लेंगे, KH इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। और किस तरीके का डिपेंडेंसी है, तो KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि KH बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अब बात आती है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो अगर मैंने T बढ़ाया तो KH भी बढ़ेगा। अब आप देखिए प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर KH भी बढ़ेगा, और अगर KH बढ़ेगा तो X क्या होगा, डिक्रीज, तो X ऑफ गैस डिक्रीज, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिक्रीज होंगे, यानी गैस सॉल्यूशन के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी कम मिलेगी। इसीलिए यहां पर बना है एट अ कांस्टेंट प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीजेस। ओके, तो प्रेशर पे भी आपने देख लिया और कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी आपने देख लिया, दोनों ही एक साथ नहीं करना है, किसी एक को कांस्टेंट रखेंगे तो दूसरे का वेरिएशन देखेंगे। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रेशर का वेरिएशन देखना है, और यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट करके टेम्परेचर का वेरिएशन देखना है। अब इनके जरा ग्राफ और बना दिए जाए।
तो मैं ये वाला इरेज कर रहा हूं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब जरा इनकी ग्राफिकल एनालिसिस और कर ली जाए। ग्राफिकल एनालिसिस, तो ग्राफिकल एनालिसिस क्या है? हमारा फंक्शन है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो अगर मैं प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, तो प्रेशर और x का मतलब है मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, तो ये y बराबर mx जैसी लाइन मिलेगी मुझे इस तरीके। ठीक इसी तरीके से इस वाले का भी ग्राफ क्या होगा? तो मास ऑफ गैस एंड प्रेशर, मास ऑफ गैस और प्रेशर, प्रेशर को बल्कि मैं यहीं पे बना देता हूं, तो P और M मास ऑफ गैस, तो ये भी कैसा होगा? इस तरीके का। सॉल्युबिलिटी एंड प्रेशर, सॉल्युबिलिटी एंड प्रेशर देखते हैं, तो गैस की सॉल्युबिलिटी और प्रेशर पे किस तरीके का इफेक्ट आएगा? तो ये भी y = mx जैसी लाइन, स्ट्रेट लाइन होगी, और सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा? तो S और T, तो यहां पर देख लेंगे फंक्शन हमारा है ht = कांस्टेंट, तो S × T = कांस्टेंट अगर है तो ये एक ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। तो ये ग्राफ बना लेते हैं, इनको जल्दी से नोट कर लीजिए। Solubility of O2 gas is greater than N2 gas। तो अगर मैं solubility वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं O2 और N2 गैस, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता ही है। तो एक ही रहा और एक कर्व ऐसा बना लेते हैं, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे ये पॉइंट, एक फिक्स टेम्परेचर, किस गैस की सॉल्युबिलिटी आपको ज्यादा दिख रही है? तो ये ब्लू वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा इसकी ज्यादा दिख रही है, तो ये कौन सा हो गया? O2, और ये कौन सा हो जाएगा? ओके, तो solubility of S of O2 is greater than S of N। ओके, तो S is inversely proportional to T था, इसलिए ये ग्राफ मैंने ऐसा बनाया। इस ग्राफ को भी नोट कर लेंगे, ये solubility of gas वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो ये था हेनरी लॉगेट फॉर्म, और उनको वही चीज थी, बस मैंने अलग अलग तरीके से आपको बता दिया ताकि किसी भी तरीके से एग्जाम में आए तो आप कंफ्यूज ना हो। इसके बाद अपने को जानना है हेनरी लॉ का एप्लीकेशन पार्ट और हेनरी लॉ का लिमिटेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। आखिर क्या क्या लिमिटेशन है हेनरी लॉ की? तो पहला लिमिटेशन लिखेंगे, हेनरी लॉ का लिमिटेशन क्या है? The gas should not be react with the solvent। गैस को केमिकली रिएक्ट नहीं होना है सॉल्वेंट से। The gas does not show the property of association or dissociation in the
solution does not show the property of association or dissociation in the solution. Okay. Henry law is not applicable in high concentration solution. Henry law is not applicable in high concentration solution. तो ये लिमिटेशन क्या हो गई? गैस जो भी होगी, जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना है, उसको केमिकली रिएक्ट नहीं करना है सॉल्वेंट के साथ. ओके. दूसरी चीज कि सॉल्यूशन में गैस एसोसिएट और डिसोसिएट की प्रॉपर्टी नहीं शो करनी चाहिए. अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा हाईली कंसंट्रेटेड है तो वहां पर हेनरी लॉ फेल हो जाएगा. तो हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. ओके. तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग. एप्लीकेशन क्या है हेनरी लॉ का? नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे एप्लीकेशन ऑफ Henry's law. So what are the applications of Henry law? बिल्कुल. तो हमारे जनरल आसपास की लाइफ में ही हमें बहुत सारे एग्जांपल दिख जाएंगे. ठीक है. तो हेनरी लॉ का एप्लीकेशन पार्ट क्या है? तो चलिए देखते हैं. पहला एप्लीकेशन पार्ट, जैसे हम सभी सॉफ्ट ड्रिंक का यूज करते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक में हम अच्छे से जानते हैं CO2 गैस को हाई प्रेशर पे कंप्रेस किया जाता है. तो कंप्रेशन ऑफ CO2 गैस अंडर हाई pressure in aerated drinks. ओके. तो एक तो पॉइंट ये हो गया, हम सब अच्छे से पढ़ के आए हैं कि प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. आप देख लो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, अगर कॉक आप ओपन कर दोगे थोड़ी देर के लिए तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा? वो आपको टेस्टलेस जैसा लगेगा. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि CO2 गैस एस्केप कर जाती है. और फिर कैसे करते हैं? हाई प्रेशर पे CO2 गैस को डिसॉल्व कराते हैं तो आपको लगता है बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है. सेकंड पॉइंट पे आते हैं. तो सेकंड एप्लीकेशन पार्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. तो सेकंड एप्लीकेशन पार्ट में बताना चाहता हूं फॉर डीप सी डाइवर्स. डीप सी डाइवर्स मतलब स्कूबा डाइवर्स. आपने स्कूबा डाइविंग का तो नाम सुना ही होगा. तो स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं? डीप सी वाटर्स में. जैसे जैसे हम सी वाटर में नीचे की तरफ जाएं तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज करता है. अब प्रेशर अगर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में वो भी इंक्रीज करती जाएगी. अब जैसे एयर में नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस हमारे ब्लड में सॉल्युबल होना चालू होगी अगर हम विदाउट स्कूबा डाइविंग के हम डीप सी वाटर में जाते हैं तो ऐसा होगा. अब इससे क्या प्रॉब्लम होने वाली है? जब आप अंदर की तरफ जा रहे होगे सी वाटर में तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ रहा होगा और गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी. अब आप जब बाहर की तरफ आओगे तो प्रेशर कम होगा और प्रेशर कम होने से वो जो नाइट्रोजन गैस आपके ब्लड में डिसॉल्व हो रही थी वो क्या होगी? रिलीज आउट होगी और इससे एक डिजीज होगी, उसका नाम है बेंड. एंड बेंड इज कॉल्ड बबलिंग ऑफ एयर. तो ये बबलिंग ऑफ एयर यानी कि बेंड को रोकने के लिए एक स्पेशल एपरेटस की जरूरत पड़ती है जो कि स्कूबा डाइवर्स को यूज करना पड़ता है. तो सेकंड जो एप्लीकेशन पार्ट है उसमें आप लिख लेंगे फॉर डीप सी डाइवर्स स्कूबा डाइवर्स. स्कूबा का फुल फॉर्म क्या होता है? स्कूबा है क्या? व्हाट इज स्कूबा? मैं अलग से बता दे रहा हूं आपको. स्कूबा वर्ड का मतलब है सेल्फ कंटेंट
under water breathing apparatus. ये है स्कूबा, सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग apparatus. ओके, तो ये जो स्पेशल टाइप का ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, तो स्कूबा डाइविंग में जो apparatus होता है, apparatus में क्या भरा होता है, apparatus में क्या होता है, अब आपको ये ध्यान लेना चाहिए। तो apparatus में हीलियम गैस होती है, हीलियम गैस 11.7% हीलियम गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है 56.2% और ऑक्सीजन गैस होती है 32.1%। तो ये स्कूबा डाइविंग में यूज होने वाले apparatus के अंदर गैस का मिक्सचर, ये गैस का मिक्सचर। ओके, तो आप ये नोट कर लेंगे। और जो मैंने बताया आपको कि आखिर हम इसका यूज क्यों करते हैं, विदाउट स्कूबा डाइवर्स, आप लिख लेंगे पॉइंट, विदाउट स्कूबा डाइविंग when we go under deep water the solubility of nitrogen gas will increase in our blood which causes a disease called bend, means bubbling of air. तो इस पॉइंट को आप लिख लेंगे, विदाउट एनी apparatus the solubility of nitrogen gas in our blood will increase which causes a disease called bend, और bend का मतलब क्या है, बेंड का मतलब है बबलिंग ऑफ एयर, ब्लड में एयर की बबलिंग होना। थर्ड पॉइंट में यहां लिख दे रहा हूं, एट हाई एल्टीट्यूड due to low pressure solubility of O2 will decrease which causes a disease called nausea. हाई एल्टीट्यूड पे क्या होगा, O2 की सॉल्युबिलिटी हमारी बॉडी में कम हो जाएगी, जिसकी वजह से नॉजिया, ब्रेन उतना अच्छा प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ओके, सो ये डिजीज नॉजिया। तो देखिए मैंने आपको एप्लीकेशन में 3 पार्ट बताए, एक तो CO2 गैस हाई प्रेशर पे एरिएटेड ड्रिंक में कंप्रेस करके रखते हैं, जिस वजह से CO2 गैस घुल जाती है लिक्विड वाटर के साथ, और जैसे ही हम वो प्रेशर रिलीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो CO2 गैस एस्केप कर जाएगी। दूसरा, स्कूबा डाइविंग वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्कूबा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है नीट के लिए, जेईई मेन में भी पूछा जा सकता है, और स्कूबा डाइविंग में जो एपरेटस यूज होता है उसमें हीलियम का परसेंटेज 11.7, नाइट्रोजन का 56.2, O2 का 32.1। ओके, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि विदाउट स्कूबा डाइविंग क्या होगा, बबलिंग ऑफ एयर होगी, जिसे हम बेंड कहेंगे। और तीसरा और आखिरी पॉइंट अपना है, हाई एल्टीट्यूड solubility of O2 will decrease which causes a disease called nausea। तो नेक्स्ट टॉपिक है ओस्टवाल्ड एंड वॉकर्स मेथड। हेनरी लॉ के बाद हमारा ये सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है ओस्टवाल्ड एंड वॉकर्स मेथड। अब देखिए होता क्या है ओस्टवाल्ड एंड वॉकर्स मेथड, एक्चुअल में ये मेथड अप्लाई किया जाता है टू कैलकुलेट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर।
it is used to calculate RLVP, relative lowering of vapor pressure। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर कैसे इस मेथड से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। ये मैंने एक फ्लो शीट बनाई है, आपको बुक्स में इसके डायग्राम भी मिल जाएंगे, बट उतना डायग्राम बनाने का कोई मतलब नहीं है, अपने को तो सिंपली सीखना है कि आखिर यहां पर ये एपरेटस में होता क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कुछ बल्ब्स बनाए और कुछ बल्ब्स में लिक्विड सॉल्यूशन रखा। सपोज ये सीरीज में कुछ बल्ब होंगे, इस तरीके के बल्ब होंगे कुछ सीरीज में, और इन सबको आपस में क्या कर रखा होगा, कनेक्टेड कर रखा होगा, और इनमें क्या फिल हो रहा होगा, इनमें फिल हुआ होगा लिक्विड सॉल्यूशन, इसमें भरा होगा। ये एपरेटस में आपको, ये डायग्राम में आपको मिल जाएगा देखने को। तो इनमें लिक्विड सॉल्यूशन फिल होगा और यहां से यही ड्राई एयर पास कर रहे होंगे। तो जब आप ड्राई एयर किसी लिक्विड सॉल्यूशन के कंटेनर से पास करोगे तो ये ड्राई एयर मॉइस्ट हो जाएगी, यानी कि इससे कुछ मॉइस्चर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो इससे जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब होगा तो उससे क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन का मास का लॉस हो जाएगा। तो यहां से पहला पॉइंट आता है लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन when dry air, पूरा स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, when dry air is passing through container 1, यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन से पास होगा, then loss in mass of solution. Loss in mass of solution is directly proportional to vapor pressure of solution। यानी हमें मिल गया loss in mass of solution is directly proportional to vapor pressure of the solution, को मैं P लिख रहा हूं। ये अपने को मिल गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब क्या होगा, तो जैसे ही हम यहां से पास होंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉइस्ट एयर मिल जाएगा, और लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। अब जब यहां से प्योर सॉल्वेंट से ये मॉइस्ट एयर पास होगी तो फिर से क्या होगा, कुछ मॉइस्चर और एब्सॉर्ब हो जाएगा, तो यहां से अपने को मिल जाएगा मोर मॉइस्ट एयर, और इसमें भी लॉस होगा। तो अगला पॉइंट लिखेंगे व्हेन, अब की बार ड्राई नहीं लिखेगा, मॉइस्ट एयर लिखेगा, व्हेन मॉइस्ट एयर is passing through container second, जो कि लिक्विड प्योर सॉल्वेंट का है, then loss in mass is directly proportional to P0 minus P। अब की बार जब ये मॉइस्ट एयर इस सॉल्वेंट से पास करेगी तो देखिए ये ड्राई एयर यहां से अगर पास करती तो लॉस जो होता वो P0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, लेकिन मॉइस्ट एयर यहां से पास हो रही है, इस वजह से जो अब की बार का लॉस आएगा तो वो पहले वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर क्या था P, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या था, मैं लिख दे रहा हूं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या था P, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है P0। तो अब की बार ये मॉइस्ट एयर जब पास होगी यहां से तो इसमें कितना लॉस हुआ, तो इसमें लॉस हुआ होगा
वेपर प्रेशर पी नॉट और माइनस पी इसके प्रोपोर्शनल। तो ये अगला अपना पॉइंट मिल गया, लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट? प्योर सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पी। और एक बात आप और याद रखिएगा, यहीं पर नोट करके स्टेटमेंट बना लीजिएगा, इफ dry air is passed through pure solvent, if dry air is passed through pure solvent, अगर dry air डायरेक्टली यहां से पास होती, then loss in mass of pure solvent is directly proportional to P। ये भी बात आ गया। ओके, तो ये दो पॉइंट मिल गए। अब क्या होगा, ये जो मोर मॉइस्ट एयर था जिसमें की लॉस जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो है P नॉट माइनस P, जब यहां पर जाएगा तो एक यू शेप की ट्यूब में कैल्शियम क्लोराइड के पीसेस रखे हुए हैं। अब कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करेगा और सारा का सारा मॉइस्चर जो ये ड्राई एयर इस कंटेनर और इस कंटेनर से लेके आया है, वो सारा का सारा मॉइस्चर कैल्शियम क्लोराइड अब खुद एब्सॉर्ब कर लेगा और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, ड्राई एयर। तो अब यहां पर क्या होगा, लॉस नहीं हुआ बल्कि इसके लिए तो गेन हुआ, गेन इन मास। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 मान लूं और अगर इनको ऐड कर दूं तो देखिए क्या होने वाला है। बाय इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यानी कि लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के, प्लस लॉस इन मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी नॉट माइनस पी के। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये टोटल आ जाएगा, गेन इन मास ऑफ CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड यू शेप ट्यूब। और वो कितना होगा वो भी लिख लेंगे, गेन इन मास ऑफ CaCl2 यू शेप ट्यूब इज इक्वल टू, अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो कितना आ रहा है, P नॉट। P तो कैंसिल हो जाएगा, तो वो P नॉट के डायरेक्शन। अब इसको भी हम क्या करते हैं, इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड कर दूं तो आप देखिए, लॉस इन मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय गेन इन मास ऑफ CaCl2, तो ये तो बन जाएगा मेरा P नॉट माइनस P और ये नीचे वाला बन जाएगा P नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं एक आध। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नोट करेंगे ओस्टवाल्ड एंड वॉकर्स मेथड पे। देखिए ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको पहले फ्लोशीट के थ्रू सिखाया था वही है। ड्राई एयर पास हो रही है लिक्विड सॉल्यूशन वाले कंपार्टमेंट में, इसको फर्स्ट कंटेनर बोल रहे हैं। तो यहां से क्या होगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये मॉइस्ट एयर वाला सेकंड कंपार्टमेंट में चला जाएगा और फिर मोर मॉइस्ट वाला कैल्शियम क्लोराइड पे चला जाएगा और फाइनली ड्राई एयर पास हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे पूरा इसी तरीके से,
ओके, तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, जितना हम लोगों ने अभी पढ़ा है उसी पर बेस्ड है कॉम्प्लीकेशन। लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब ये है विल बी प्रोपोर्शनल टू, तो अगर ड्राई एयर पास हो लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, तो ये ड्राई एयर, तो ऐसा क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं किया कि ड्राई एयर है, तो अपने को ये ड्राई एयर के बाद यहां पर गए लिक्विड सॉल्यूशन और फिर ये मॉइस्ट एयर यहां पर पास हुआ, तो ड्राई एयर वाला ऑप्शन होता तो यहां क्या होता P0, क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं, देख लीजिए, है ना। और जब ये यहां पर जाता था तो यहां पे लॉस कितना होता था P0 माइनस P, तो पहले का आंसर क्या हो गया A0। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है गेन इन मास ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, यही पूरा प्रोसेस चल रहा है, गेन इन मास ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो पहले ये लॉस हुआ था यहां पर P के बराबर, और यहां पर लॉस हुआ था कितना P0 माइनस P, और इन दोनों को ऐड करते तो कितना आता था P0, और वही आंसर हो जाएगा गेन इन मास ऑफ CaCl2 इज प्रोपोर्शनल टू P0। अब चलिए यहां पर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या है, P0 माइनस P अपॉन P0, ये क्या है, एक तरीके से RLBP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये P0 माइनस P कहां से आया होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू लॉस इन मास ऑफ सेकेंड कंपार्टमेंट, और P0 कहां से होगा, तो एक तो मेरे को मिल गया W सेकेंड, तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, और देखिए P0, तो ये P0 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इन दोनों की वजह से है, तो W फर्स्ट और W सेकेंड के लॉस की वजह से क्या बनेगा P0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी सेकेंड B पार्ट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, P0 माइनस P, इसको तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सेकेंड लॉस इन मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन प्लस लॉस इन मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी W फर्स्ट प्लस W सेकेंड का सम किसके बराबर होगा, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, P0 के, वो प्रोपोर्शनल P0 के होगा, तो यही चीज आ रही है यहाँ पर, बाकी किसी से भी कंपेयर करेंगे तो नहीं आएगा। तो ये था हमारा ओस्टवाल्ड एंड वॉकर्स मेथड। तो इसी के साथ अपना लिक्विड सॉल्यूशन का चैप्टर आज फिनिश होता है, और इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आप लगा सकें बिल्कुल अच्छे से लगाना है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर आज अपना ये पूरा कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।